नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। अगर आप भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी इतिहास विषय से कर रहे हों तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4। अगर आप 3 वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शासक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान। ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। और ऑप्शन डी है दोस्तों, शेरशाह। एक क्वेश्चन कब पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो पीजीटी परीक्षा 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक हमेशा लाखों में दान देता था, इसलिए उसे लाख बख्श के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, किस सुल्तान के द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ देते हैं। किस सुल्तान के द्वारा गुलरुख के उप नाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी। आप ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया है, तो टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया है, यानी पिछले वर्ष ही क्वेश्चन पूछा गया है। और ऑप्शन ए देखिएगा, सिकंदर लोदी। ऑप्शन बी, बहलोल लोदी। ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी। और ऑप्शन डी है दोस्तों, शाहजादा मोहम्मद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुलरुख या गुलरुखी उपनाम से कविता कौन लिखता था, तो सिकंदर लोदी लिखता था। बहलोल लोदी कौन था, तो बहलोल लोदी वंश का संस्थापक था। इब्राहिम लोदी कौन था, तो इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी क्या हुआ, पराजित हो गया। और इब्राहिम लोदी ने कहा था कि शासक का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, तो इस क्वेश्चन पे काफ़ी अलर्ट रहिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया है, तो पीजीटी परीक्षा 2016 में। पीजीटी परीक्षा 2016 में। और ऑप्शन ए देखिएगा इसका, कोंकण में शिवाजी का राज्याभिषेक कोंकण में 1653 में। ऑप्शन बी, मुंबई में 1665 ईस्वी में। ऑप्शन सी, पुणे में 1660 ईस्वी में। और ऑप्शन डी है बाबू भैया आपका, रायगढ़ में 1674 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में 1674 ईस्वी में हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया है, तो पीजीटी परीक्षा 2004 में। और आप बार आपके मन में आ रहा होगा कि मास्टर कैसा है, 2019 का ना क्वेश्चन करा रहा है, ना 20 का करा रहा है, ना 18 का करा रहा है, ना 17 का करा रहा है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि बस 16 के बाद से सीधे 21 में परीक्षा हुई थी। आइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया, ऑप्शन बी है देखिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ऑप्शन सी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है। और एक क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया है, तो पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछी गई है। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछी गई है। और ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, रत्नावली। ऑप्शन बी, नागानंद। ऑप्शन सी, हर्षचरित। और ऑप्शन डी, प्रियदर्शिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा क्या है, रचित नहीं है। रचित नहीं है। अगर रचित रहता मतलब हर्ष द्वारा लिखा गया रहता तो क्या होता, तीनों रहता। कौन सा तीनों रहता, तो ये तीनों रहता। लेकिन पूछा जा रहा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी हर्षचरित। हर्षचरित किसने लिखा है, तो बाण भट्ट ने।
बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हूणों का आक्रमण वर्णित है। हूणों का आक्रमण वर्णित है। एक क्वेश्चन का पूछा गया है पीजीटी परीक्षा 2016 में। और ऑप्शन ए देखते हैं, भीतरी अभिलेख में पता चलता है कि हूणों का आक्रमण। ऑप्शन बी, जूनागढ़ अभिलेख में। ऑप्शन सी, प्रयाग प्रशस्ति में। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, माफ़ करिएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी भीतरी अभिलेख में हूणों के आक्रमण के विषय में जानकारी मिलती है। और भीतरी स्तंभलेख किसका है? तो स्कंदगुप्त का है। स्कंदगुप्त का है। स्कंदगुप्त, उस समय गुप्त शासक स्कंदगुप्त था और स्कंदगुप्त ने क्या किया था? तो हूणों को बाहर खदेड़ा था। और जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, जूनागढ़ अभिलेख एक स्कंदगुप्त का है और एक रुद्रदामन का है। और जूनागढ़ अभिलेख जो रुद्रदामन का है उसी में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अशोक का भी नाम उल्लेख है। और जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखवाया था? तो हर्षेण ने। हर्षेण ने। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो प्रशंसा होती है, राजा की या शासक की प्रशंसा होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, अर्थशास्त्र में विविधताध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया है? अर्थशास्त्र में विविधताध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पिछले वर्ष ही पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2021 में। ऑप्शन ए देखिएगा, चारागाहों का अध्यक्ष विविधताध्यक्ष। ऑप्शन बी, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। ऑप्शन सी, खानों का अध्यक्ष। और ऑप्शन डी, कृषि का अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी चारागाह विविधताध्यक्ष जो है वो चारागाहों का अध्यक्ष है। और वाणिज्य का अध्यक्ष कौन है? वाणिज्य का अध्यक्ष कौन है? तो अपटलाध्यक्ष है। थोड़ा नाम कठिन है, लिख देते हैं हम आपको, अपटलाध्यक्ष। और खानों का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो खानों का अध्यक्ष हो जाएगा आपका अकराध्यक्ष। अकराध्यक्ष। ये भी नाम थोड़ा कठिन है आपके लिए, बट आप नाम याद रखेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से आपका सही हो जाए। और कृषि का अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता ही होगा कि सीताध्यक्ष। 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 आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था। एक क्वेश्चन का पूछा गया है तो पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया है। और ऑप्शन ए देखिएगा, सिक्कों का परीक्षक करने वाला। रूपदर्शक सिक्कों का परीक्षक करने वाला। ऑप्शन बी, चांदी तथा अन्य धातुओं का परीक्षक करने वाला। ऑप्शन सी, रंगमंच का प्रबंधक। ऑप्शन डी, गणिकाओं का प्रभारी। गणिकाओं का प्रभारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी सिक्कों का परीक्षक करने वाला जो अधिकारी था वो क्या था? रूपदर्शक था। इसको कैसे याद रखेंगे? जो सिक्का होता है उसे हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं, उसका रूप देखते हैं कैसा है, कितने का है, 100 का है, गुलाबी वाली है कि हरी वाली है कि लाल वाली है, उसका हम लोग देखते हैं। तो इस प्रकार हम लोग याद कर लेंगे कि सिक्कों का परीक्षक करने वाला जो अधिकारी होता है वो रूपदर्शक होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा दोस्तों, महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा था? महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा था? ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया है? तो पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछी गई है। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछी गई है। ऑप्शन ए देखिएगा, सत्य। ऑप्शन बी, अहिंसा। ऑप्शन सी, अपरिग्रह। और ऑप्शन डी, ब्रह्मचर्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। लेकिन 4 महाव्रत पहले से थे और 4 महाव्रत का प्रतिपादन कौन किया था? तो सर्वनाथ ने। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ये हम अपने वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखे होंगे जैन धर्म का तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था? आप एक क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया है? तो ये भी क्वेश्चन पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछी गई है। ऑप्शन ए देखते हैं, ऋजुपालिका नदी। ऑप्शन बी, निरंजना नदी। ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। और ऑप्शन डी, कोसी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। और कैवल्य का मतलब क्या होता है दोस्तों जैन धर्म में? तो कैवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान,
ज्ञान होता है। ठीक है, तो कैसे लगा आज का मेरा क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।